अभी हमने वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, यानी प्रभाविता का नियम। फिर उसके बाद अपूर्ण प्रभाविता का नियम पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब सह प्रभाविता यानी को डोमिनेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पूर्ण प्रभाविता में क्या था कि पूरी तरह से लक्षण प्रकट होते थे, उनका मिक्सचर नहीं होता था। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता में क्या था कि लाल और सफ़ेद फूल का मिक्सचर गुलाबी फूल तैयार हो जाता था। अब यहाँ पर हम लोग सह प्रभाविता यानी को डोमिनेंस पढ़ेंगे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि न लाल रंग का फूल था, न सफ़ेद रंग का फूल था, कोई अलग रंग गुलाबी उत्पन्न हो गया। तो इसे हमने कहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता। पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, न लाल हुआ पूरी तरह से पौधा का फूल का रंग और ना ही सफ़ेद हुआ, बीच का आ गया गुलाबी। अब यहाँ पर हम लोग सह प्रभाविता यानी को डोमिनेंस की चर्चा करने जा रहे हैं और इसमें देखते हैं कि अब क्या होगा। तो देखिए, कह रहा है कि अभी तक हम चर्चा कर रहे थे इन संकरणों यानी क्रॉसों की, जहाँ F1 दो जनकों में से किसी एक से मिलता था, जिसको हम प्रभावी कहते थे, प्रभाविता का, या मध्य लक्षणों वाला यानी अपूर्ण प्रभाविता। सह प्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। तो देखिए, पूर्ण प्रभाविता में क्या था कि दोनों में से जो डोमिनेंट होगा उसी के लक्षण प्रकट होंगे। अपूर्ण प्रभाविता में मध्य के लक्षण, और सह प्रभाविता में F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है, यानी दोनों प्रकार के कैरेक्टर दिखाई देंगे। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, सारे लक्षण वाले यहाँ पर आ गए। कह रहा है इसका एक अच्छा उदाहरण मानवों में एबीओ रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की रुधिर कणिकाएं हैं, कोशिकाएं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप का निर्धारण ये सह प्रभाविता यानी को डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है। अब देखिए, एबीओ रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन आई करती है। आई जीन निर्धारित करती है हमारे अंदर जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, मतलब ए होता है ब्लड ग्रुप, बी होता है और दोनों को मिला के ए बी होता है और ओ होता है। तो इसको डायरेक्ट उसने एबीओ लिखा है। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकलते हुए शर्करा बहुलक यानी शुगर पॉलीमर होते हैं। इन बहुलक यानी पॉलीमर का प्रयोग क्या होता है, यहाँ इस बात का नियंत्रण जीन आई से होता है। तो यहाँ इस बात का नियंत्रण जीन आई से होता है। तो कहने का मतलब रुधिर वर्गों का जो निर्धारण है वह जीन आई करती है, और जीन आई कुल मिलाकर के जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं यानी आरबीसी हैं, रेड ब्लड कार्ब सेल्स हैं, उनकी प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकलते हुए शर्करा बहुलक होते हैं यानी शुगर पॉलीमर होते हैं। इस बहुलक का प्रकार क्या होगा, यहाँ इस बात का नियंत्रण जीन आई से होता है। तो कुल मिला के इसमें जो पॉलीमर होता है उसका टाइप क्या होगा, उसका नियंत्रण जो है जीन आई से होता है। इस जीन आई के 3 एलील IA, IB और स्मॉल आई होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये जो जीन आई होती है, तो जीन में अभी तक हम 2 एलील पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि एबीओ ब्लड ग्रुप है 3 अक्षर हैं, तो 3 प्रकार के एलील हैं, IA, कैपिटल आई और A, कैपिटल आई और B और स्मॉल आई होते हैं। एलील IA और एलील IB कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं, और एलील आई किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करती है।
तो ध्यान दीजिए कि जो स्मॉल आई है, इसको स्मॉल आई इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये किसी भी प्रकार की शुगर का प्रोडक्शन नहीं करती है। और जो कैपिटल आई ए है एलील, ये और कैपिटल आई बी एलील, ये अलग अलग प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं। मानव जीन 2n द्विगुणित होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 में से 2 प्रकार के जीन एलील होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हमारे अंदर जो कोशिका है क्रोमोसोम 46 होते हैं और ये 46 2n होते हैं, यानी डिप्लॉयड नंबर होता है। तो वही कह रहा है कि मानव जीन 2n यानी द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉयड यानी 2 गुना में होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 में से 2 प्रकार के जीन एलील होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में 3 में से 2 ही प्रकार होते हैं, चूंकि डिप्लॉयड है, 2n है, द्विगुणित है, तो 2 प्रकार के होते हैं। IA और IB तो I के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। अब देखिए कैपिटल में लिखा गया है I और A, कैपिटल में लिखा गया है I और B। ये कैपिटल इसीलिए लिखा गया है जैसे हम लोग कैपिटल T और स्मॉल t लिखते थे। कैपिटल T का मतलब प्रभावी यानी डोमिनेंट और स्मॉल t का मतलब अप्रभावी यानी रिसेसिव। तो वही कंडीशन यहाँ भी कि कैपिटल IA और कैपिटल IB तो I के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। तो ध्यान दीजिए पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, तो इसका मतलब ही है कि जब IA और I स्मॉल I विद्यमान हो तो केवल IA अभिव्यक्त होता है, और जब IB और स्मॉल I विद्यमान हो तो केवल IB अभिव्यक्त होता है। I तो शर्करा बनाता ही नहीं। तो कुल मिला के सारी बातें हमने क्लियर कर ली कि स्थिति क्या है कि IA और IB ये डोमिनेंट है और स्मॉल I हमारी रिसेसिव है। IA और IB डिफरेंट टाइप की शर्करा बनाती हैं और स्मॉल I शर्करा बनाती ही नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि जब IA और IB दोनों उपस्थित हों, अब ध्यान दीजिए IA और स्मॉल I या IB और स्मॉल I हो तो अलग बात हो गई कि चूंकि स्मॉल I अप्रभावी है तो प्रभावी वाले रहेंगे तो अपने लक्षण प्रकट नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर दोनों प्रभावी हो जाएं, जब IA और IB दोनों उपस्थित हो, दोनों ये डोमिनेंट है हो, तो ये दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा की अभिव्यक्त कर देते हैं। यह घटना ही सहप्रभाविता है। तो देखिए इतनी देर पढ़ने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया वो ये है कि IA और IB दोनों प्रभावी यानी डोमिनेंट हैं, और अगर दोनों उपस्थित हैं तो एक दूसरे को दबा नहीं पाएंगे, तो दोनों अपने लक्षण प्रकट करते हैं और दोनों के लक्षण चूंकि समान रूप से प्रकट होते हैं इसलिए इसे सह प्रभाविता या को डोमिनेंस बोलते हैं। इसी कारण लाल रुधिर कोशिकाओं में A और B दोनों प्रकार की शर्करा होती हैं। तो यही कारण है कि जो रेड ब्लड कार्पसेल्स हैं हमारी RBC हैं, उनमें A और B दोनों प्रकार की शर्करा यानी शुगर पाई जाती है। 3 भिन्न प्रकार के एलील होने के कारण इनके 6 संयोजन संभव हैं। तो ध्यान दीजिए कि 3 अलग अलग प्रकार के चूंकि एलील होते हैं तो जाहिर सी बात है 3 है तो 2-2 के जोड़े में जाएंगे तो 6 प्रकार के संयोजन संभव होंगे। 2 में 4 प्रकार के होते थे तो 3 है तो 6 प्रकार के होंगे। इस प्रकार एबीओ रुधिर वर्गों के 6 विभिन्न जीनोटाइप होंगे। प्रश्न है फिनोटाइप कितने होंगे? तो जीनोटाइप तो 6 हो गए, लेकिन फिनोटाइप कितने होंगे हमारे सामने ये प्रश्न है। तो पहले इसको देखते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो एबीओ रुधिर वर्गों के 6 विभिन्न प्रकार के जीनोटाइप होंगे। अब मानव जनसंख्या में रुधिर वर्गों का आनुवंशिक आधार दर्शाने वाली तालिका। तो जनक A से एलील, जनक 2 से एलील, संतति का जीनोटाइप। तो यहाँ पर देखिए अगर माता पिता हैं तो एक का एलील अगर IA है दूसरे का IA है
तो आइए प्रकार का बच्चा होगा। संतति के रुधिर वर्ग क्या होंगे, ए है तो ए हो जाएगा। आइए और आई बी है अगर पेरेंट्स में, तो बच्चा आई बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा। आइए स्मॉल आई है तो ए अपना लक्षण प्रकट करेगा, तो बच्चे में आइए स्मॉल आई जाएगा, तो ये जो कैपिटल है वही अपना लक्षण प्रकट करेगा, क्योंकि स्मॉल आई तो शर्करा बनाती नहीं, तो ए रहेगा। आई बी आइए है तो ये आई बी हो जाएगा, फिर ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। इसी प्रकार आई बी है तो दोनों में बी है तो बी ब्लड ग्रुप रहेगा। आई बी स्मॉल आई है तो आई बी स्मॉल आई बच्चों में साथ साथ रहेगा, तो हमारा बी ब्लड ग्रुप रहेगा। और अगर आई दोनों स्मॉल हो गए तो संतति यानी प्रोजेनी जो होगी उसमें स्मॉल आई रहेगा। और चूंकि स्मॉल आई दोनों शर्करा बनाएंगे ही नहीं, तो 0 होगा ब्लड ग्रुप। तो ABO जिसको पढ़ते हैं हम, हकीकत में 0 है। 0 का मतलब कोई भी शर्करा नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है 7 कंडीशन है, जिनमें 6 में ब्लड ग्रुप है और O का मतलब 0 माना गया है। तो यही 6 विभिन्न जीनोटाइप होंगे, 1 2 3 4 5 6। और ये जो दोनों रिसेसिव हैं इसमें शर्करा बनेगी ही नहीं, तो इसलिए इसको 0 लिखा गया है, लेकिन इसे भी ब्लड ग्रुप माना जाता है। तो आप यह भी समझ गए होंगे कि एबीओ रुधिर समूहन बहु एलील यानी मल्टीपल एलील का भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल क्या है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप। मल्टीपल माने बहुत एलील है ना, 2 से ज़्यादा, तो इसका मतलब मल्टीपल वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए नीचे कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से अधिक अर्थात 3 एलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं। ऊपर हमने देखा क्योंकि एक व्यक्ति में 2 ही एलील विद्यमान रह सकते हैं, अतः बहु एलील की क्रियाशीलता समष्टि यानी जीन संख्या के अध्ययन में ही दिख सकती है। तो चूंकि एक व्यक्ति में 2 ही एलील विद्यमान रह सकते हैं, अभी हमने देखा आइए था तो आइए था आई भी थी, मतलब 2 जोड़े में ही था। तो वही कह रहा है कि अतः बहु एलील यानी पॉली एलील या मल्टीपल एलील की क्रियाशीलता समष्टि यानी जीन संख्या के अध्ययन से ही में ही दिख सकती है, यानी बहुत ज़्यादा जीन की संख्या हो तो उसी में हम लोग देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है देखिए कि सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील्स कैन बी प्रेजेंट, अगर किसी एक व्यक्ति विशेष में इंडिविजुअल मतलब अकेले अध्ययन किया जाए तो 2 ही एलील हमको प्रेजेंट मिलेंगे। मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडी आर मेड, अगर समष्टि अब ज़्यादा जनसंख्या या पॉपुलेशन में स्टडी की जाए तभी मल्टीपल एलील हमको मिलेंगे। अब देखिए कह रहा है कि कभी कभी एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए मटर के बीजों में मंड संश्लेषण का नियंत्रण एक जीन करता है। मंड मतलब स्टार्च जैसे हमारा जो आलू है इसमें ऐसे हाथ रगड़िए तो जो दाने दाने निकलता है वही स्टार्च है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो स्टार्च सिंथेसिस की बात की जाए तो ये कह रहा है कि कभी कभी एक जीन उत्पाद या एक से अधिक प्रभाव छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए मटर के बीजों में मंड संश्लेषण यानी स्टार्च सिंथेसिस का नियंत्रण एक जीन करता है। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा मटर है उसमें स्टार्च की सिंथेसिस केवल एक जीन करता है। इसके 2 एलील कैपिटल बी और स्मॉल बी होते हैं। इसके 2 एलील होते हैं, एक कैपिटल बी और स्मॉल बी। कुल मिला के जीन में अलग अलग लक्षण को प्रकट करने वाले जो जोड़े होते हैं उन्हीं को एलील कहते हैं। जरूरी नहीं कि जोड़े हों, 3 भी हो सकते हैं जैसा हमने ब्लड ग्रुप में
मल्टीपल एलील की बात पढ़ी। कह रहा है कुशल रूप से मंड संश्लेषण यानी स्टार्च सिंथेसिस कैपिटल बी समयुग्मनजों यानी होमोजाइगस से होता है और इस प्रकार विशाल मंड कण उत्पन्न होते हैं। तो ह्यूज स्टार्च मॉलिक्यूल उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत स्मॉल बी समयुग्मनजी यानी होमोजाइगस मंड संश्लेषण में कम कुशल होते हैं और छोटे मंड कणों का उत्पादन करते हैं यानी छोटे स्टार्च कण उत्पन्न होते। आप ध्यान दीजिए, ब्लड ग्रुप में क्या था कि स्मॉल आई शुगर का संश्लेषण करते ही नहीं थे, उत्पादन करते ही नहीं थे, जबकि यहाँ स्मॉल भी स्टार्च का सिंथेसिस कर रहा है। बस फर्क इतना है कि बड़ा बी बड़े मंड कण का संश्लेषण कर रहा है, छोटा बी छोटे मंड कण का संश्लेषण कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक साथ हैं तो उनमें कार्य हो रहा है। पकने पर कैपिटल बी बीज गोल होते हैं और स्मॉल बी झुर्रीदार होते हैं। जब पक जाते हैं तो कैपिटल बी चूंकि डोमिनेंट है तो इसलिए बीज गोल होते हैं और स्मॉल बी चूंकि रिसेसिव है इसलिए बीज रिंकल्ड यानी झुर्रीदार होते हैं। विषम युग्मनज यानी हेट्रोजाइगस, देखिए जब समान अक्षर दिखेंगे तो उन्हें सम कहेंगे, होमो, और जाइगोट की बात है तो होमोजाइगस, और अगर कैपिटल बी स्मॉल बी तो ये विषम युग्मनजी कहा जाएगा, हेट्रोजाइगस। एक कैपिटल भी है एक स्मॉल भी, मतलब अलग अलग टाइप के। तो विषम युग्मनज गोल बीज पैदा करते हैं, इसलिए लगता है कि बी प्रभावी एलील है। तो जो हमारे हेट्रोजाइगस हैं वो भी गोल बीज पैदा करते हैं। उसका कारण जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो मेंडल के नियम से कैपिटल टी चूंकि डोमिनेंट है स्मॉल टी पर, प्रभावी है, इसलिए स्मॉल टी यानी छोटे पौधे का लक्षण नहीं प्रकट होगा। इस वजह से चूंकि कैपिटल टी का ही लक्षण प्रकट होगा तो पौधा लंबा होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल बी स्मॉल बी साथ साथ रहेंगे। तो कैपिटल बी चूंकि प्रभावी है यानी डोमिनेंट है, इसलिए वो स्मॉल बी के लक्षण को प्रकट नहीं होने देगा, इसलिए वो बीज जो है वो गोल आकार में ही होगा। तो वही कह रहा है कि विषम युग्मनज गोल बीज पैदा करते हैं, इसलिए लगता है कि बी प्रभावी एलील है। ध्यान दीजिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? अगर स्मॉल बी अप्रभावी होता तो ये छोटे कण के मंड यानी स्टार्च का सिंथेसिस क्यों करता? स्टार्च का सिंथेसिस करना ही नहीं चाहिए था, इसका मतलब ये अप्रभावी नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है कि कैपिटल बी स्मॉल बी बीजों में उत्पन्न मंड कण मंझोले आकार के होते हैं, बीज के आकार के हो गए। देखिए यहाँ पर कैपिटल बी और स्मॉल बी अगर आ जाते हैं तो स्टार्च का सिंथेसिस, जब कैपिटल बी था तो बड़े कण स्टार्च सिंथेसिस कर रहे थे, स्मॉल बी में स्टार्च के छोटे कण हो रहे थे। अब कैपिटल बी स्मॉल बी साथ में है तो मंझोले कण यानी बीज के, जैसे मंझिला भाई कहा जाता है, उस तरह के दोनों बड़े और छोटे के बीच आकार के कण उत्पन्न हो रहा है। अतएव यदि मंड कण का आकार एक फिनोटाइप मान लिया जाए तो इस दृष्टिकोण से यह एलील अपूर्ण प्रभाविता ही दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा था कि लाल और सफ़ेद फूल के लक्षण जब कैपिटल था एक और स्मॉल था, कैपिटल और स्मॉल आ गया था तो न लाल था पौधे का फूल न सफ़ेद था, बल्कि दोनों के बीच का रंग गुलाबी हो गया। इसी प्रकार जब कैपिटल बी और स्मॉल बी आ गए तो न बहुत बड़ा स्टार्च का कण था न छोटा, दोनों के बीच का था। इसका मतलब दोनों के गुण आ गए। इसका मतलब ये अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दर्शाता है। अतएव प्रभाविता ना तो किसी जीन का या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रभाविता है डोमिनेंस, ना तो किसी जीन का या उसके उत्पाद का स्वयं स्वायत्त मतलब खुद ऑटोनॉमस लक्षण है, जिसकी सूचना जीन में निहित है। यह उतनी ही निर्भर जीन उत्पाद पर और जीन उत्पाद पर और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप पर होती है
जितने कि हमारे द्वारा परीक्षार्थ चुने गए विशेष जीनोटाइप पर। इस मामले में एक जीन से एकाधिक जीनोटाइप प्रभावी होते हैं। तो फिर से नीचे वाली लाइनें पढ़ते हैं। कह रहा है अतएव प्रभाविता न तो किसी जीन या न उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, कहीं प्रभाविता का लक्षण आ जाता है, कहीं अप्रभाविता का, कहीं सह प्रभाविता का। तो वही कह रहा है कि यहाँ जैसा प्रतीत हो रहा है उससे ये लग रहा है कि जीन ना तो अतः प्रभाविता ना तो किसी जीन का या ना ही उसके उत्पाद का स्वायत्त यानी स्वयं का लक्षण है, जिसकी सूचना जीन में निहित है, जिसके बारे में जीन में सूचना निहित। यह उतनी ही निर्भर जीन उत्पाद पर और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप पर होती है जितने कि हमारे द्वारा परीक्षार्थ चुने गए विशेष जीनोटाइप पर। तो कह रहा है उतनी ही निर्भर करती है उत्पाद पर या उत्पाद से जनित जीनोटाइप पर जितने कि हमारे द्वारा परीक्षार्थ चुने गए विशेष जीनोटाइप पर। जितना हम परीक्षण के लिए जीन लिए हैं उस पर निर्भर करती है, उतना ही उत्पाद पर निर्भर करती है। तो कहने का मतलब यह है कि जीन का स्वयं का लक्षण नहीं, उसके उत्पाद पे भी निर्भर कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा। अब देखिए आगे आ जाता है दो जीनों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, एकल संकर क्रॉस, जिसमें एक लक्षण को आधार बना करके हम लोग काम कर रहे थे। अब यहाँ पर दो लक्षणों को आधार बनाएंगे, तो दो जीनों की वंशागत, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। अभी तक इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में बात हो रही थी। तो मेंडल ने दो लक्षणों में भिन्न मटर के पौधों पर भी संकरण प्रयोग किए, जैसे पीले और गोल बीज वाले पौधों का क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से किया, जैसा चित्र 4.7 में अभी हम नीचे देखेंगे। तो कह रहा है मेंडल ने पाया कि इस प्रकार के जनकों के संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन से केवल पीले रंग वाले गोल बीज के पौधे प्राप्त हुए। आप बतला सकते हैं पीले हरे रंग तथा गोल झुर्रीदार आकृति में कौन प्रभावी रहा होगा। तो अब देखते हैं, पहले फिगर देखते हैं फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी जनरेशन यानी पेरेंट जनरेशन, जनक जो होंगे उनके। तो राउंड येलो, देखिए गोलाकार बीज है और पीला भी है, तो राउंड एक अलग लक्षण हो गया गोलाकार, और पीला अलग लक्षण हो गया। और राउंड में कैपिटल आर है, इसका मतलब शुद्ध है। और येलो में स्मॉल वाई कैपिटल वाई है, यानी ये भी शुद्ध है। तो अब इन दोनों का जब हम क्रॉस कराएंगे तो फिर वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे। कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है। तो इसका इसके साथ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। कुल मिला के सब कैपिटल आर कैपिटल वाई है। तो एक कैपिटल आर कैपिटल वाई हमने ले लिया। अब दूसरा लक्षण है रिंकल्ड ग्रीन। तो एक तो सिकुड़ा हुआ है, झुर्रीदार एक अलग लक्षण है, और ग्रीन यानी हरा दाने का रंग वो अलग लक्षण है। दो लक्षण हमने लिए। तो झुर्रीदार के लिए रिंकल्ड यानी आर स्मॉल में, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई क्योंकि ये रिसेसिव अप्रभावी है इसलिए छोटे अक्षर में लिखा गया। इसमें भी वही होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई ये ले लिया गया, ये सब वही है तो एक उठा लिया गया, इसमें सब वही है
तो एक उठा लिया गया। अब इन दोनों का क्रॉस कराया गया, तो अब देखते हैं, तब इन दोनों का क्रॉस कराते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये इस तरह हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग कराएंगे, हाँ ये थोड़ा सा कैपिटल आर इसको इस तरह बनाएंगे, दो दो लक्षण के जोड़े हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो जैसे पहले हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ते थे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में सारे चारों खानों में रहता था F1 जनरेशन में, वैसे यहाँ भी दो लक्षण है, तो दोनों में से कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई साथ में। जैसे पहले कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ रहता था, तो चूँकि दो लक्षण हैं, एक कलर वाला और एक गोलाकार या झुर्रीदार, तो कलर के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर और मतलब गोलाकार या झुर्रीदार के लिए, और कलर के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनका सेल्फ फिर से क्रॉस कराया जाता है, तो अब आगे कंडीशन क्या होती है। तब देखिए इनका सेल्फ क्रॉस कराया गया, जब इसको इस तरह लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तब कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई चला जाएगा, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई चला जाएगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई चला जाएगा, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई चला जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही कंडीशन इधर भी होगी क्योंकि सेल्फिंग कराई गई है। तो अब ये हमने 16 खाने बना लिए, क्योंकि अभी तक एक कैरेक्टर था, अब हमने 2 कैरेक्टर लिए हैं, तो इसलिए 16 खाने बनाए। तो इस प्रकार से क्रम से लिख देंगे और फिर इनको आपस में कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी प्रकार स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे सब में भरते चलेंगे। अब देखें यहाँ पर कैपिटल आर है, यानी ये गोल के लिए है, कैपिटल वाई पीले के लिए, तो पीला और गोल बीज है। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल चूंकि डोमिनेंट है प्रभावी, इसलिए कैपिटल आर अपने लक्षण प्रकट करेगा, गोल वाले तो गोल है। यहाँ पर कैपिटल वाई दोनों है तो पीला है। यहाँ पर कैपिटल आर तो गोल बीज है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई चूंकि अपना लक्षण प्रकट करेगा इसलिए बीज यहाँ पर पीला है। यही कंडीशन यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर डोमिनेंट है तो अपना लक्षण प्रकट किया तो बीज गोल है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई यहाँ पर अपना लक्षण प्रकट किया तो बीज पीला है। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर ने अपना लक्षण प्रकट किया तो बीज गोला है। इस कैपिटल वाई दोनों कैपिटल है तो सोचने नहीं, बीज पीला है। यहाँ पर देखिए स्मॉल आर हो गए, कैपिटल नहीं है, स्मॉल आर वाला झुर्रीदार बीज के लिए था, कैपिटल आर जो है गोल बीज के लिए था, इसलिए यहाँ पर बीज हमारा झुर्रीदार हो गया। और कैपिटल वाई है तो पीले के लिए जिम्मेदार है, कलर के लिए तो पीला है।
इस पर यहाँ पर भी देखिए स्मॉल आर स्मॉल है तो झुर्रीदार, और एक कैपिटल वाई है तो चूंकि प्रभावी है तो इसलिए पीला है। अगर एक भी कैपिटल वाई नहीं होगा तो बीज कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक भी कैपिटल वाई नहीं है तो बीज हरा हो गया, लेकिन कैपिटल आर इसलिए गोल है। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल आर स्मॉल और हो गया तो रिंकल्ड है, झुर्रीदार, और स्मॉल वाई है तो हरा बीज है, क्योंकि एक भी कैपिटल वाई नहीं है, नहीं तो पीला हो जाता। तो ऐसे सबको आप लोग समझ लेंगे। तो वही देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फिनोटाइप रेशियो क्या है जो देखने लायक। तो यहाँ पर राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ये 9, तो 9 राउंड येलो हैं। राउंड ग्रीन कितने हैं, 1 2 3, हरे भी हैं और गोले हैं 3। रिंकल्ड येलो 1 2 3, सिकुड़े और पीले हैं। रिंकल्ड ग्रीन एक ही है, हरा है और सिकुड़ा हुआ है, तो एक ही है। तो 9 3 3 1 जो दिखाई देने लायक है वो फिनोटाइप रेशियो। अब ये हमने देख लिया, अब इसको पढ़ लेते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है पीला रंग हरे रंग के ऊपर एवं गोल आकृति धुरीदार के ऊपर प्रभावी है। यानी पीला रंग और गोल आकृति ये डोमिनेंट है, और हरा रंग और झुर्रीदार बीज ये अप्रभावी हैं, यानी रिसेसिव है। यही निष्कर्ष जब पीले एवं हरे तथा गोल एवं झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के बीच एक संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग किया गया तो इनके परिणामों से भी निकलता है, जैसा हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऊपर किए थे। जीनोटाइप प्रतीक कैपिटल वाई प्रभावी पीले बीज वर्ण तथा स्मॉल वाई अप्रभावी हरे बीज वर्ण के लिए, कलर की बात हो रही। आर कैपिटल आर गोल बीज के लिए और स्मॉल आर झुर्रीदार बीज वालों के लिए प्रयोग करें तो जनक के जीनोटाइप इस प्रकार लिख सकते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई ये शुद्ध हैं, स्वपरागण करा के शुद्ध जनक पैदा किए गए, निकाले गए। इनके क्रॉस को चित्र 4.7 की भांति लिखा जा सकता है, जिसमें जनक पौधों के जीनोटाइप दर्शाए गए हैं, जैसा हमने अभी फिगर में देखा। निषेचन होने पर युग्मक आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिलकर F1 संकर कैपिटल आर स्मॉल वाई को उत्पन्न करते हैं, जैसा अभी हमने देखा। जब मेंडल ने इन F1 पौधों को स्वयं संकरित किया यानी हाइब्रिडाइज किया तो पाया कि F2 के 3/4 पौधों के बीज पीले और 1/4 के बीज हरे थे। पीला और हरा रंग 3:1 के अनुपात में विसंयोजित यानी सेग्रीगेट हुआ, यानी अलग हो गया। इसी प्रकार गोल और झुर्रीदार बीज की आकृति भी 3:1 के अनुपात में भी संयोजित हुई, इस एक संकर क्रॉस की तरह। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसी प्रकार से यहाँ भी हो कि पीला और हरा रंग 3:1 के अनुपात में अलग हो गया, और झुर्रीदार और गोल बीज की आकृति भी 3:1 के अनुपात में भी संयोजित यानी अलग हो गई, जैसा एक संकर क्रॉस में हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन यानी सिकुड़े हुए पीले और सिकुड़े हुए हरे 3:1 के अनुपात। अब यहाँ पर देखिए राउंड येलो राउंड ग्रीन, तो यहाँ भी 9:3 का अनुपात है, मतलब इसको सिंपल करेंगे तो 3 से भाग दें तो 3:1 का अनुपात यहाँ भी आ जाएगा। तो यही बात वहाँ पर कही जा रही है। तो अब आ जाता है स्वतंत्र विवहन का नियम, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।